तंत्र युक्ति समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तंत्र युक्ति किसी को पता नहीं हो तो काम चलेगा नहीं चलेगा? अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ आपने किसी नया मोबाइल लिया है एकदम और उसका यूज़र मैन्युअल, तो क्या आप पूरे उस यूज़र मैन्युअल को पढ़ते हो? यूज़र मैन्युअल पढ़ा नहीं आपने तो आपको मोबाइल चलाते आएगा या नहीं आएगा? आंसर दिस क्वेश्चन नाउ। कोई भी नया मोबाइल खरीदा है आपने जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं हो, इफ यू डोंट रीड द यूजर मैन्युअल, आपको मोबाइल चलना आएगा नहीं आएगा? आएगा। बेसिक आएगा, नॉट इन अ प्रॉपर वे। अगर मैं कहूँ कि पारायण यदि आप करते हो और इस प्रकार से जिस क्रम से हम जा रहे हैं, तो तंत्र युक्ति अलग से अध्ययन न कर कर भी हमें तंत्र युक्ति सभी की सभी आ जाने वाली है। तो एम आई करेक्ट और रॉन्ग? राइट। सचिन तेंदुलकर ज्यादा टेक्निकली करेक्ट था क्रिकेट में या राहुल द्रविड़? जो भी कोई क्रिकेट जानते हैं वो बता सकते हैं। टेक्निक वाइज, नॉट एज अ प्लेयर, हु वाज अ बेटर क्रिकेटर इन टर्म्स ऑफ टेक्निक? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर? राहुल द्रविड़, राइट, डेफिनेटली। लेकिन हु इज द बॉस ऑफ डॉन ऑफ क्रिकेट? सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ टेक्निक से गया पूरा का पूरा, वर्ड टू वर्ड, जैसा क्रिकेट में लिखा था बुक पिक्चर, सीखता गया और खेलता गया। एंड ही अचीव्ड सक्सेस, नो डाउट ही अचीव्ड सक्सेस। एंड सचिन ऑल्सो अचीव्ड, सचिन ने भी टेक्निक से सीखा। लेकिन व्हाट इज इट दैट सेट्स अपार्ट सचिन फ्रॉम राहुल द्रविड़? ऐसा क्या अलग था कि सचिन ने वो पाया, वो मकाम जो शायद अन्य कोई क्रिकेटर नहीं पा पाया? Please type in the chat box. Sachin created the rules, dedication, passion, consistency. Very nice, perfect. बहुत सारी चीजें तो राहुल द्रविड़ में भी थी, ये लक। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पैशन, और हर एक सही गुरु का सही समय पर मिलना, दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पैशन इज नथिंग बट ग्रंथ और गुरु। रमाकांत आचरेकर नहीं होते तो सचिन नहीं होता। रमाकांत आचरेकर बहुत लोगों को मिले, विनोद कामली को भी रमाकांत आचरेकर ही थे, लेकिन इट वॉज द पैशन एंड द लव फॉर हिज गुरु एंड व्हाट ही टुक फ्रॉम द गुरु, इस उसको अपार्ट उसने सेट किया है। कहने का आशय ये है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया टॉपिक को जानबूझ के, कि आप तंत्र युक्ति समझ के अलग से पढ़ोगे तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनडायरेक्टली हम सभी लोग तंत्र युक्ति अप्लाई करते ही है, बिना तंत्र युक्ति अप्लाई किए तंत्र समझ में आता ही नहीं है। सो 60% तंत्र युक्तियां आर बेसिकली लॉजिक्स, सिंपल लॉजिक्स एंड कॉमन सेंस। कि रात में दही खाना नहीं चाहिए, ऐसा जब कोई बोलता है तो उसका सीधा सा अर्थ सुबह में दही खाया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए विपर्य तंत्र युक्ति पता ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। वंस यू इफ यू नो दैट, इट इज अ गुड थिंग। अगर आपको टेक्निक पता है एग्जैक्टली दिस, इसको ये बोलते हैं, तो इट्स नाइस थिंग। लेकिन नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े बड़े प्रैक्टिशनर्स है, तंत्र युक्ति कुछ भी पता नहीं होती, बट दे नो द शास्त्र। ओके, लेकिन अब हम दोनों करना है, हमें तंत्र युक्ति को एज अ तंत्र युक्ति भी पढ़ना है, और हमारे बैकग्राउंड में भी थ्रू पारायण और डेली डिस्कशन से हमारी तंत्र युक्ति अपने आप विकसित होने वाली है। बिकॉज यदि हम तंत्र युक्ति को अवेयरनेस के साथ पढ़ेंगे कि यस ये विपर्यय है, यस यहाँ पर समुच्चय तंत्र युक्ति है, तो एक अलग स्तर का नॉलेज हमें प्राप्त होगा।
जो किसी भी सामान्य वैद्य को प्राप्त नहीं होता है। आप में से कितने लोगों ने एक सीतोपलादी चूर्ण के ऊपर मेरा पेप टॉक सुना है? सीतोपलादी चूर्ण। राइट, किसी किसी ने सुना है, किसी किसी ने नहीं सुना है। राइट, आपको क्या लगता है विच तंत्र युक्ति यूज कर करके मैंने वो एक अर्थ वहां से निकाला, जो कोई भी निकाल सकता है? जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन दैट लेक्चर डजंट मीन आई एम वेरी ग्रेट या मुझे तंत्र युक्तियां बहुत ज्यादा पसंद है। एनीवन कैन डू दैट, राइट? बट एम्फोसाइज ये करना है यहाँ पर, सीतोपलादी लेक्चर कितना ग्रेट है वो एम्फोसाइज नहीं करना है। एम्फोसाइज ये करना है कि एक तंत्र युक्ति आपको कहाँ लेके जा सकती है, आपकी सोच को। और ये सभी सोच आप में भी है, शायद दबी हुई है, या शायद आपने उसको व्यक्त नहीं किया है। राइट, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में व्हाट वाज स्पेशल अबाउट सीतोपलादी चूर्ण। बहुत सारी चीजें तो सामान्य कही मैंने, उसमें ऐसा क्या विशेष कहा जो सिर्फ तंत्र युक्ति की समझ की वजह से आया? यदि वो तंत्र युक्ति मैं नहीं समझता या उसको अवेयरनेस के साथ नहीं देख पाता तो मैं वो समझ ही नहीं पाता, या वो लेक्चर हिट नहीं होता। आज 4 महीने में करीब 2000 व्यूज हो गए उस इसके। यस, धात्वाग्नि पर वर्क। यस, धात्वाग्नि पर काम, ये कैसे समझा? पहले तो सीतोपलादी चूर्ण आया कहाँ पर है? कभी भी मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी ब्लाइंडली किसी भी चीज को कभी भी नहीं लेना होता है। कौन सी चीज कहाँ पर प्लेस की गई है ये देखना कभी भी जरूरी होता है। राजयक्ष्मा चिकित्सा में सीतोपलादी चूर्ण का वर्णन है, ये आया उसका पहला स्थानाधिकरण या अध्यायाधिकरण। कौन से अध्याय में उसका वर्णन? अब उस अध्याय की सेंट्रल आइडिया आपको पता होनी चाहिए कि ये इस अध्याय में क्या है, थीम, यक्ष्मा का थीम क्या है। यक्ष्मा का थीम है धात्वाग्नि मानदेय, राइट? अभी आपका लिंकिंग शुरू हो जाना चाहिए, क्या धात्वाग्नि मानदेय से सीतोपलादी चूर्ण रिलेटेड है या नहीं है? क्वेश्चन मार्क, खुद को ही क्वेश्चन, देन यू सीक फॉर द अदर आंसर्स। फिर आता है प्रकरणाधिकरण। सीतोपलादी चूर्ण एग्जैक्टली कहाँ पर आया है, उसके पहले आगे पीछे कौन सी बातें कही गई है? तो उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है कि आगे जो योग वर्णन किए जा रहे हैं वो शोधन उपरांत यूज करने हैं, वात पित्तोत्तर अवस्था में यूज करने हैं। यानी कि सीतोपलादी, यदि आपका अग्नि अच्छा है तो काम करेगा, और वात पित्तज अवस्था हो, वात पित्तज लक्षण अच्छे हो, उस स्थिति में ज्यादा काम करेगा, ना कि साम अवस्था में इतना अच्छा काम करेगा। ये सेंट्रल लाइन वहां से मिलता है। फिर सूत्राधिकरण, फिर सूत्र को देखना होता है, सूत्र को विजुअलाइज करना होता है। एक सूत्र से आप क्या समझ सकते हो? सीतोपला तुगाक्षरी पिप्पल्या बहुला एला त्वचा। यहाँ पर 1 2 4 8 16 32 ये क्रम मैंने देखा, नंबर देखा, संख्या देखा। संख्या से पराधिगुण होते हैं ऐसा कुछ समझ में आया। पराधिगुण को सिद्धि के उपाय गुण बताया गया है, ऐसा क्लिक हुआ। फिर सिद्धि के उपाय यदि ये गुण है तो इसमें कुछ तो अद्भुत सामर्थ्य होना चाहिए। डायरेक्टली 1 2 4 6 13 ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ नहीं होगा, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। फिर उन द्रव्यों का उस हिसाब से अध्ययन किया और फिर ये समझ में आया कि त्वग जो है ये एक भाग ही ली है, वो रसरक्त धात्वाग्नि पे काम करती है। एला जो है ये मांस धात्वाग्नि पे काम करता है, 2 भाग है, थोड़ा और डीप काम करना है इसलिए उसका प्रमाण बढ़ाया है। पिप्पली जो है वो मेद धात्वाग्नि पे खास करके काम होती है, उसको और थोड़ा डीप काम करना है इसलिए उसका प्रमाण और ज्यादा बढ़ाया है, 4 भाग किया है। फिर वंशलोचन लिया है, अस्थि मज्जा पे काम करना है, 8 भाग लिया है। और ये सब होकर बाद में आपको पूरे शुक्र पर, शुक्र धरा कला पे भी काम करना है और इंडिविजुअल शुक्र धातु तक संप्राप्ति भेद करना है। इसलिए शर्करा जैसा द्रव्य लिया है जो 16 भाग है, जो कि पूरे शरीर पे काम कर सके। 1 2 4 8 16 इस प्रकार से इन द्रव्यों की रचना है। और इससे वात पित्तों का शमन तो होगा ही क्योंकि वात पित्तोत्तर अवस्था में यूज करना है। अग्नि का दीपन तो होगा ही क्योंकि कंडीशन ही वही है। धात्वाग्नि दीपन तो होने ही होने हैं क्योंकि अध्याय ही धात्वाग्नि मानदेय का है। और इस प्रकार से एक सूत्र, एक कल्प आपको इतनी चीजें दे जा सकता है। सो इजंट दिस अमेजिंग? क्या लगता है आपको? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स।
It is amazing. It has to be amazing. Definitely. If I can do this, can't you do this? मैं अभी आप टाइप करना मैं चाहता हूँ कि आप टाइप करो यस आई कैन डू दिस एंड आई विल डू ऑन दिस। आप स्टार्ट कीजिए ऐसा किसी भी छोटा सा कल्प लीजिए या कुछ भी लीजिए। आई डोंट नो व्हाट इज दैट यू लाइक। इस प्रकार से डिकोड करने की कोशिश कीजिए। गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गलत होना चाहिए। सर एक सवाल था। हाँ पूछिए पूछिए। सिद्धोपलादी चोट में जो वंशलोचन है जो अब हम प्रयोग कर रहे हैं वो तो ओरिजिनल नहीं है, तो फिर उसकी जो फलश्रुति है, जो उसका प्रभाव है, वो सब कैसे प्राप्त होगा? जी सर, अभी इसमें कैसा है, ओरिजिनल तो मिलता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार का वंशलोचन मिलता है मार्केट में। 3200 रुपए से लेकर तो 800 रुपए तक ओरिजिनल वंशलोचन नंबर 1 2 3 इसके नाम से मिलता है। नहीं भी मिलता है तो सदगुरु कहते हैं उसकी जगह पर आप तुलसी के बीज यूज कर सकते हो। ये उन्होंने एक बताया है कि वंशलोचन इज नॉट अवेलेबल तो आप उसकी जगह पर तुलसी के बीज यूज कर सकते हो। और तीसरी एक ऐसी बात है जो शायद आपको अपील नहीं होगी, यू वॉन्ट बी कन्विंस्ड, लेकिन ऐसा होता है द्रव्य गलत भी हो जाए तो भी इट डजेंट मैटर। आप इससे एग्री करो जरूरी नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। एक हाथ दूसरा द्रव्य गलत भी हो जाए तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। प्रधानम अत्र भीषकम, भीषक प्रधान होता है, वो द्रव्य को चलाता है। उसने यदि सही युक्ति लगाई है, अपनी तरफ से 100% दिया है या मिक्स किया है, तो उस द्रव्य में उस कॉम्बिनेशन में वंशलोचन नहीं भी होगा फिर भी वो कल्प वंशलोचन की जैसा काम करता है। और ये अनुभव भी है और ये शास्त्र भी ऐसा ही कहता है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू। तो अभी ये समझने के बाद क्या आप फिर से चाहते हैं कि अधिकरण तंत्र युक्ति के ऊपर और कुछ बोला जाए या इतना इनफ है? आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल के माध्यम से अधिकरण तंत्र युक्ति समझाइए। अभी आप चाहते हैं कि इसके ऊपर और प्रकाश डालो क्योंकि अधिकरण तंत्र युक्ति तो सबसे बेसिक तंत्र युक्ति नंबर 1 है। जैसे सामान्य विशेष है, उसको समझे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, वैसे अधिकरण तंत्र युक्ति समझे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। यदि आप इस एग्जाम्पल से पूरा समझ गए होंगे तो इट्स वेरी नाइस, नहीं समझे होंगे तो और बताता हूँ। वरुणी आप क्या पूछ रहे हो, अनम्यूट करके बताओ। सर अभी आपने बोला ना जैसे कि अगर वंशलोचन नहीं भी है और बेशक की युक्ति उतनी अच्छी है तो वो उसकी तरह काम करेगा। सर कैसे पॉसिबल है? वो ड्रग्स तो होने चाहिए ना उस पे वर्क करने के लिए। वही तो ब्यूटी है ना आयुर्वेद का, ये कोर्स उसी के लिए तो डिजाइन किया गया है कि प्रधानम अत्र विषकम, खुद को प्रधान मानो समझो करो, आपका सत्व का लेवल बढ़ाओ, पारायण करो। ये चीजें करने से द्रव्य जो है, मैंने पहले भी एक लाइन बोली थी कि द्रव्य खुद बेताब है एक शरीर में काम करने के लिए। वो खुद भी अपना मोक्ष चाहता है, वो खुद भी चाहता है कि इस आतुर के शरीर में जाऊं इस वैद्य के थ्रू, ताकि इस वैद्य को सिद्धि मिले और उस आतुर का दर्द कम हो। इसीलिए अपने आप आपके पास वैसे द्रव्य आते हैं, आप खुद कुछ नहीं करते हो, आपको सूझता है अंदर से, इंट्यूशन से चीजें आती है। इसका ये मतलब नहीं है मेरे सेंटेंस का कि वंशलोचन यूज नहीं करना है, गलत तरीके से यूज करना है, नहीं भी रहा तो चलेगा। यू हैव टू वर्क फॉर इट, लेकिन उसको ही आप आड़ के बैठ के नहीं चलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे द्रव्य संदिग्ध है। आप जिसको संदिग्ध नहीं समझते हो, ऐसे भी बहुत सारे द्रव्य संदिग्ध हैं। बला तक की वनस्पति आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिलती नहीं है आजकल। ऐसे 70 to 80% द्रव्य का जो है वो आजकल संदिग्ध है, जो ग्रंथकारों को अपेक्षित था वैसे द्रव्य नहीं है आज। तो क्या आप ऐसे पकड़ के चलोगे कि नहीं है द्रव्य नहीं है तो नहीं काम करूंगा? ऐसे नहीं होता है। जो है अपने पास उसे लो और आपके सत्व से उसको आप काम करा सकते हो, ये पोटेंशियल उसमें होता है। ये कंसेप्ट डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, नो डाउट अबाउट इट। आपका डाउट रहने दीजिए, बाद में हम धीरे 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 आपको ये समझ में आएगी चीज। हम लोग खुद को कम समझते हैं ना, इसलिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमारा लेवल हमने कम समझा हुआ है, हम खुद को प्रधान समझते ही नहीं है, हमारे में कारुण्य भाव है ही नहीं। यदि हम खुद को प्रधान समझे तो हमारा आचरण प्रधान वैद्य की तरह होगा, और हमें कारुण्य भाव यदि होगा तो आप कुछ भी दो उस पेशेंट को वो काम करना ही करना है उसको, उस लेवल का यदि वो हो तो। ये जो बताया गया है ना पूरा शास्त्र, ये वास्तव में मंद बुद्धि के लिए है। मंद बुद्धि के लिए
संहिता लिखी हुई है, या मंदबुद्धि के लिए द्रव्यों का कॉम्बिनेशन बताया गया है। जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जो उनकी सोच उसके परे होती है या होनी चाहिए, इसीलिए तो ऐसे वैद्य होके गए ना, जो 3 द्रव्य में प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, आप सोचो 3 द्रव्य से कैसे प्रैक्टिस होगी, लेकिन होती है क्योंकि वो अपने सत्व के बलबूते पर द्रव्यों को काम करवाते हैं। जीत हस्त, हाथ रख दिया पेशेंट पे, फिर भी उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है। वो पावर अंदर से प्रकट होता है। मूवी, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आई एम नॉट द गुरु, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखिए। एक वहां पर टोनी रॉबिन्स सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल गुरु है, उसके पास एक फीमेल आती है जिसके ऊपर 15 टाइम्स रेप हुआ है। 15 टाइम्स, सोचो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। कितनी भी बुद्धि बढ़ाने वाली कोई भी ज्योतिषमती दे दो, क्या भी दे दो, क्या वो ठीक हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। बट दैट पर्सन 5 मिनट में उसको अपने सत्व के बलबूते पर इस तरीके से उसकी उस मेमोरीज को, उस खराब स्मृतियों को मिटाता है कि अद्भुत परिवर्तन 5 मिनट में आ जाता है, और वो व्यक्ति पूरी की पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपनी पूरी बुरी चीजों को भूलकर एक नई लाइफ, नई इनिंग शुरू कर देती है। क्या ये जरूरी है टोनी रॉबिन्स को आयुर्वेद आए? क्या ये जरूरी है कि उसको द्रव्य गुण पता हो? नॉट एट ऑल। इट इज योर सत्व, आपका पावर, द इनबिल्ट कैपेसिटी विच यू हैव, द पोटेंशियल विच यू हैव। एक करुणा भाव आप में जो है, ये पहले जागरूक करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इन्हीं चीजों को कैजुअली लेते हैं। शास्त्र की श्रद्धा सबसे बड़ी है, सत्व गुण बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है, पारायण करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी की चीजें सेकेंडरी है। हम उसमें अड़के फंसे पड़े हैं क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड इन चीजों को मानता नहीं है। हम कहते तो है कि प्रत्यक्षम या अल्पम अनल्पम प्रत्यक्षम, लेकिन हम समझना सिर्फ प्रत्यक्ष को ही चाहते हैं, और इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि 99% थिंग्स आर बियॉन्ड योर सेंसेस, बियॉन्ड योर परसेप्शन. Those can be understood only with intuitions, only with instincts. And intuitions and instincts can be developed only through Parayan, only through Sadguru, only through purity of thoughts. Right? डिसएग्री कीजिए, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन सोचिए जरूर इस बात पे। तो अधिकरण तंत्र युक्ति के ऊपर हम थे। अब इस लिहाज से मुझे जो जो समझ में आ रहा हूँ बताता हूँ। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इस बारे में। जो सारे योग चिकित्सा सार में दिए हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि पांडु जैसा कि वो हो गया, लेकिन कई कई अध्याय पे उसकी फलश्रुति में पांडु वगैरह अलग अलग डिजीज दिए हुए कि आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे कैसे सोचना है? मतलब कोई एग्जांपल बताइए। जैसे कि ज्वर के कोई भी योग दिए हुए हैं कि ज्वर चिकित्सा में दिए हुए हैं, ज्वर के कि उसका अधिकरण वो अध्याय ज्वर है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट में और भी डिजीज, वो श्लोक की ट्रीटमेंट में और भी डिजीज दिए हुए कि आप इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। जब फलश्रुति किसी कल्प की देखते हैं तो एक समास करके कंसेप्ट होती है कि कौन से व्याधियां एक समास में आई हुई है। जैसे मान लीजिए सर, बता दूं एग्जांपल के साथ, आपको बता देती हूँ, मुझे याद आ गई है। वो सीतोपलादी चूर्ण दिया हुआ है ना, तो वो राज्य क्षमा में दिया हुआ है, तो उसकी फलश्रुति में अरुचि दी है, जीवा स्तंभ दिया है, वैसा वैसा दिया हुआ है ना, ऐसा पूछ रही हूँ। राइट। अभी देखिए इसमें कैसा होता है, अरुचि ये व्याधि भी है और लक्षण भी है, जीवा स्तंभ ये व्याधि भी है, लक्षण भी है। तो राज्य क्षमा ये अपने आप में एक व्याधियों का समूह है। उसमें अरुचि लक्षण मात्र भी दिख सकता है, या राज्य क्षमा में कभी कभी अरुचि ये इतना प्रधान रूप से दिखेगा कि आपको अरुचि व्याधि जैसा भी प्रतीत हो सकता है। मूल लक्षण, मूल व्याधि राज्य क्षमा होगा, लेकिन अरुचि का प्रेजेंटेशन इतना बड़ा होगा कि आपको लगेगा कि पेशेंट को अरुचि ही व्याधि हुआ है। तो इस प्रकार का प्रेजेंटेशन लोग लेके आते हैं, तो इस प्रकार से उसकी योजना करनी पड़ती है। दूसरी बात, बहुत बार संप्राप्तियों की गली जो है वो कॉमन होती है, एक ही गली से बहुत सारी संप्राप्तियां गुजरती है। जैसे ज्वर की संप्राप्ति क्या है, अग्नि का विमार्ग गमन, ये ज्वर का क्रक्स है, इंपॉर्टेंट है। ज्वर में अग्निमांद्य नहीं होता है, ज्वर में अग्नि का विमार्ग गमन होता है, ये बाद में हम देखेंगे।
वैसा पांडु में क्या है जो ज्वर से सामान्यत्व रखता है? फिर से सामान्य और विशेष ढूंढना होता है इसमें। व्हाट इज इट दैट पांडु है सिमिलर? पांडु का इंपॉर्टेंट लक्षण है क्षयम अत्यर्थम, या धातुओं का क्षय होना, या ओज का नाश होना। और ज्वर में भी ऐसा ही होता है, जब ज्वर बढ़ जाता है अंत में तो रुक्ष तेज बढ़ जाता है और इसकी वजह से धातु का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो अभी ज्वर का कॉमन फैक्टर देखिए रुक्ष तेज, पांडु का कॉमन फैक्टर देखिए रुक्ष तेज। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाएगी तो कुछ लक्षण ज्वर जैसे होंगे, कुछ चीजें पांडु जैसी होगी। दोनों आपस में मिले हुए पेशेंट हमारे पास आते हैं, दिखते हैं। बुक पिक्चर नहीं दिखता है कभी भी, और इसलिए एक ही कल्प बहुत जगह पे काम करता है। इसलिए एक ही कल्प में आपको सामान्य और विशेष ढूंढना होता है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? थोड़ा बहुत आंसर मिला? यस, ये हम हो जाएंगे। हाँ बोलिए सर। आपने कहा अभी कि ज्वर में अग्निमांद नहीं, अग्नि का विमार गमन है। राइट। तो फिर चिकित्सा हम जब करते हैं ज्वर की, तो उसमें अग्निमांद चिकित्सा क्यों करते हैं? जैसे ज्वरे लंगनम। तो लंगन अग्निमांद के लिए ऐसा किसने कहा? जी, तो हम विमार गमन की चिकित्सा मतलब हम तो आमतौर पे ज्वर में तो जो चिकित्सा करते हैं उसमें विमार गमन की चिकित्सा है, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वैसे ही आप देखिए पूरा सूत्र देखिए, लंगनम स्वेदनम कालो। लंगन किसके लिए है? तो हर एक का दिया हुआ है। लंगन ये आमाशय की चिकित्सा है, या तो शेष दोष जो पचन, मतलब वो पूरी संप्राप्ति है उसके पीछे का लॉजिक। जिसे अग्नि का विमार गमन हो रहा है इसलिए उसके पीछे पीछे रस धातु जा रहा है, इसलिए आम की निर्मित हो रही है। आपका काम क्या है? लंघन करना है, क्योंकि अग्नि वहां पर नहीं है, अग्नि आमाशय में मौजूद नहीं है, तो वो क्या पचाएगी, इसीलिए लंघन है। अच्छा, स्वेदन, स्वेदन किस लिए है? तो शेष धातुओं में जो दोष बचे हुए हैं उनका पाचन करने के लिए, जो आम स्वरूप दोष है उसके पाचन के लिए स्वेदन है। काल चिकित्सा किस लिए है? ताकि स्वभाव परमवाद से अपने आप भी व्याधि ठीक हो सकता है। यवागु किसके लिए? पुनः पाचन के लिए, और ज्वर साथ में होने के कारण है। तो इस प्रकार से ज्वर की संप्राप्ति में दोष पाचन को एम्फसिस किया गया है, और दोष पाचन होने की वजह से अपने आप वो दोष कोष्ठ शाखा गति से अपने आप कोष्ठ में आते हैं और अपने आप अग्नि को साथ में लेकर आ जाते हैं और अग्नि का दीपन होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर से 1-1.5 घंटे का, हम वो देखेंगे सर बाद में। जी जी जी। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकरण देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम, सबसे बड़ी कोई मिस्टेक होती है तो अधिकरण गलत समझने की मिस्टेक होती है। इट्स अ ब्लंडर, यू कैन नॉट कमिट दैट। और ये ब्लंडर्स करते ही आ रहे हैं। कितने ही लोग आप देखिए आयुर्वेद में, दे आर कमिटिंग ब्लंडर्स जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग अधिकरण तंत्र युक्ति। मेहेशु संतर्पणम एवं कार्यम, इतने से श्लोक को उठा लिया और बना लिया डायलॉग कि प्रमेय हमें संतर्पण करना चाहिए, उसके आगे पीछे का कुछ पढ़ा नहीं। मेहेशु अपनीते दोषे, जब प्रमेय हमें दोषों का शोधन हो जाए उसके बाद उसके पूर्व धातुओं के रक्षण के लिए या बल प्राप्ति के लिए आपको संतर्पण करना है। ये अधिकरण नहीं समझोगे, सूत्र अधिकरण, सूत्र का क्या मीनिंग है वो नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। तमकेतु विरेचन, तमक श्वास में विरेचन देना चाहिए, ये एक ऐसा ही ब्लंडर है। तमक श्वास में विरेचन देना चाहिए ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। हम लोग इतना भी कष्ट नहीं करते कि ये श्लोक कहाँ पर आया है वहां पर जाके देखे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तमक श्वास में विरेचन देना चाहिए, या तमकेतु विरेचन, ये श्लोक आया मूल कास चिकित्सा में है। कास चिकित्सा में वात श्लेष्म काशी ने छर्दनम दद्यात, ये जो श्लोक आया है उसमें ये अवस्था विशेष आया हुआ है कि कास के व्यक्ति में, हिक्का श्वास की व्यक्ति में यदि कास की अवस्था उत्पन्न हो जाए तो उसे वात कफज द्रव्यों से युक्त छर्दन देना चाहिए। कास के पेशेंट में यदि तम का अनुबंध हो जाए, पित्त का अनुबंध हो जाए, कास के पेशेंट में पित्त के अनुबंध की वजह से तमक यानी कि अंधकार आना ये लक्षण दिखाई दे, तब आपको विरेचन देना है। उसका ये मीनिंग नहीं है कि तमक श्वास में विरेचन देना है। वैसा ही 18वें अध्याय में, चरक चिकित्सा 18 में दिया है क्लियर कट कि पित्तज कास में, कफज कास में पित्त का अनुबंध यदि होता है, कफज कास में पित्त का यदि अनुबंध होता है तो आपको पित्त की चिकित्सा करनी है, तो वहां पर विरेचन देना है। तो ये कब समझेगा? जब आप वहां पर जाके देखोगे ना
आप कहाँ पर कौन सी बात कही गई है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वही हम नहीं देखेंगे, अधिकरण ही नहीं समझेंगे। इसीलिए आप तक इसको मानना है तो ग्रंथों को आप तक मानना है। कुछ लोग आप में से मुझे गुरु समझने लग गए, अरे मैं गुरु नहीं हूं। क्यों हूं मैं गुरु? गुरु कोई भी नहीं है, प्रमा मैम तक गुरु नहीं है। गुरु सिर्फ वो ग्रंथ होता है, वही गुरु होता है। आप किसी से आइडियाज ले सकते हो, मुझसे आप आइडियाज ले सकते हो, समझ सकते हो। मैं प्रमा मैम को गुरु मानता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने सब कुछ उनके ऊपर ये दिया हुआ है। बट दैट डजंट मीन कि उनका वाक्य मैं हमेशा फाइनली समझू। वो जो भी कुछ बोलते हैं मैं बार बार पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर से क्वेश्चन करता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, और मुझे नहीं समझ में आया या नहीं कन्विंस हुआ तो मैं उनसे डिसएग्री भी करता हूँ। ये शास्त्र आपको एबिलिटी देता है। शिष्यात इच्छेद गुरु पराजया। सही शिष्य कौन है? जो अपने गुरु को भी पराजित कर सके। पराजित नॉट इन द लिटरल वे, पराजित मतलब शिष्य को इतना बड़ा होना है कि वो गुरु को भी अपोज कर सके अपने अध्ययन से, अपने क्वेश्चनिंग से। अंधविश्वास हमें नहीं रखना है, अंधविश्वास सिर्फ शास्त्र पे रखना है। वहां पर अंधविश्वास रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेया परमादरा, क्योंकि वो उस लेवल के लोग थे, आप्त थे। उन्होंने लिखी हुई एक शब्द तक गलत नहीं है। सोचो, एक पूरी संहिता म्यूजिक में लिखी हुई है। म्यूजिक में क्या आप इमेजिन कर सकते हो? एक एक छंद जो है अनुष्टुप छंद 32 मात्रा का होता है। कषाय मध्य नित्यानाम गर्भिण्या रक्त पित्तीनाम सतिसाराणाम वृक्षाणाम मधुमेहिनाम। कोई भी श्लोक आप ले लो, कोई मेडिकल का ग्रंथ म्यूजिक में, पोएट्री में लिखना, ये कितने डिफिकल्ट बात है। अगर आप हैरिसन को बोलो कि पूरा हैरिसन एक ऐसे फॉर्म में लिखा हो कि उसके गा सके हो आप, मीनिंग बहुत बड़ा निकले, मीनिंग बहुत बड़ा व्याप्त निकले, लेकिन म्यूजिक में निकले, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। कितना बोरिंग है हैरिसन, सोचो आप। और ये कितना गुड़ है, म्यूजिक है, पोएट्री है, आनंद है। एक शब्द की हजारों अर्थ है। एक सित्तोपलादी का मैंने ऐसा अर्थ निकाला है, ऐसे हजारों वैद्य हजारों अर्थ निकाल सकते हैं और फिर भी सही हो सकते हैं। सोचो कितना पोटेंशियल एक शास्त्र में हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यही एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मिसिंग है हमें, और हमें इसी को डेवलप करना है, राइट। शिष्यात इच्छित गुरु पराजय, ये एटीट्यूड डेवलप होना ही चाहिए। आप में से किसी ने बोलना चाहिए कि सर आपने सितोपलादी चूर्ण पे ये जो कहा ना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। ये कहने का सामर्थ्य आप में आ जाए, इसीलिए चरक क्लैरिटी ओशन है, राइट। तो इस तरीके से अभी आप जब भी देखो, आपको ऐसे अलग अलग एंगल्स, विजन्स डेवलप करने हैं। सामान्य विशेष का एक विजन आपको दिया, एक अधिकरण का विजन दिया आपको। तो अभी हर बार ऐसा सोचो, मैं कहां पर हूं, क्या पढ़ रहा हूं। जैसे अभी मूल चरक संहिता का अधिकरण, संहिता का अधिकरण ये क्या है? तो पूरे संहिता का अधिकरण किसके लिए वो प्रयोजन किया गया है? तो वो है धातु साम्य। फिर राइट, एग्जैक्टली। फिर स्थानों का अधिकरण क्या है ना, सूत्र स्थान, उसका अधिकरण क्या है? तो उसका अधिकरण है चतुष्कों से किसी विषय को बताना। इसीलिए आपको भेषज एक एंगल हमेशा आपके सामने चाहिए, स्वस्थ एंगल सामने चाहिए, निर्देश एंगल चाहिए, कल्पना योजना एंगल सामने चाहिए। ये एंगल्स आप में दिखने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ये हाइपर लिंक्स है, कौन सी चीज को कब क्लिक करना है ये आपको आदत से आ जाता है। पेशेंट सामने आ जाए तो कौन से अधिकरण का कैसे कैसे यूज करना है, कि अपने आप आ जाता है। अभी आप ये सुन भी रहे तो कहीं ना कहीं आपने ये समझ लिया है। अभी देखिए, एक ने क्वेश्चन पूछा है, सीतोपलादी चूर्ण साम अवस्था में क्यों यूज नहीं करना है? उसकी तो फलश्रुति में अग्नि दीपन आदि चीजें हैं, राइट। तो पहले है ग्रंथ वचन। ग्रंथ क्या आपको कहते हैं? आप्त वचन। वात पित्तोत्तर अवस्था में संशोधन पश्चात उसको यूज करना है। अभी शोधन के पश्चात आप उसको यूज कर रहे हो, वात पित्तोत्तर अवस्था है। इसका जाहिर सा मतलब है कि वहां पर अग्निमांद्य नहीं है, उस लिहाज का अग्निमांद्य नहीं है। धातुओं का बल कम होने के कारण अग्निमांद्य है। मैंने पहले भी बताया था कि ईंधन नहीं होने की वजह से भी अग्निमांद्य होता है, और कटुरस कम गिर जाए तो भी अग्निमांद्य होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर ईंधन के कम होने के कारण है
या अग्नि का बल कम होने के कारण है। एक व्यक्ति कृश है तो वो कृश क्यों है? वो घृत का सेवन कर ही नहीं रहा है इसलिए कृश है, या उसके शरीर उसके आहार में कटुरस है ही नहीं इसलिए कृश है? यदि कटुरस है ही नहीं तो कटुरस अग्नि दीपन करेगा। यदि घृत नहीं है तो उसको घृत देना जरूरी है, क्योंकि घृत दोगे तो ग्रहणी का बल बढ़ेगा। और ग्रहण्याम बलाम अग्नि ही सच अपि ग्रहणी बला, ग्रहणी का बल बढ़ता है तो अग्नि का बल बढ़ता है। कहीं पर अग्नि का बल बढ़ता है तो ग्रहणी का बल बढ़ता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। यक्ष्मा में शीतोपलादि ये धात्वाग्नि मानदेय की वजह से शोधन के उपरांत पुनः धातुओं का बल प्रस्थापित हो सके, धातुओं का अग्नि दीप्त हो सके, इसलिए आई हुई योजना है। सामावस्था में काम करेगी या नहीं करेगी? तो करेगी, क्यों नहीं करेगी, लेकिन उस लिहाज से नहीं करेगी जैसा इस तरीके से करेगी। उसमें 50% तो शर्करा है जो कि सामावस्था में अलाउड नहीं है देखा जाए तो उस लिहाज से भी वो एक्सक्लूसिवली सामावस्था में नहीं काम करेगी। अल्प सामावस्था है तो डेफिनेटली करेगी, एक्सक्लूसिव सामावस्था में शीतोपलादि काम नहीं करेगा। ठीक है, तो स्थानाधिकरण, प्रकरणाधिकरण, कौन सा प्रकरण चल रहा है वो आपको, अधिकरण तंत्र युक्ति के 5 प्रकार होते हैं। स्थानाधिकरण ये अरुण दत्त ने बताया है, अध्याय अधिकरण, प्रकरण अधिकरण, वाक्य अधिकरण, इस प्रकार से शास्त्र अधिकरण, स्थान अधिकरण, अध्याय अधिकरण, प्रकरण अधिकरण, वाक्य अधिकरण। इन 5 चश्मों से आपको जब भी कुछ आप पढ़ो तो पहले ये देखो। अभी जैसे कल हमने स्वर्णामलक योग देखा तो किसी ने ये पूछा ही नहीं कि ये आया कहाँ पर है। मूल आया है कौन सा, शायद सर्वोपघात शमनीय सुश्रुत के उत्तर तंत्र में। पहले देखो वहां कहाँ पर प्लेस किया है उसको। फिर स्वर्ण अमल की, स्वर्ण पहले सुश्रुत क्या कहते हैं स्वर्ण भस्म के बारे में, पहले वो देखो, क्योंकि उन्होंने वो बात छेड़ी है ना। चरक तो नहीं कह रहे कि स्वर्ण और अमल की और मधु ये अरिष्टों में दीजिए, पहले तो सुश्रुत कह रहे हैं। तो सुश्रुत के हिसाब से स्वर्ण भस्म क्या है, सुश्रुत के हिसाब से अमल की क्या है, सुश्रुत के हिसाब से मध क्या है, ये पहले देखना जरूरी है। और फिर आप बाद में देखो रस्तरंगिनी क्या कहती है, चरक क्या कहते हैं, तो आपको कंप्लीट पिक्चर आएगा। राइट। प्रियंका मैम बताइए अधिकरण के विषय में क्या एग्जैक्टली आप पूछना चाह रहे हो? हाँ, तो अधिकरण का अर्थ भी बता देता हूं। अधिकरण नाम यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते कर्ता, कर्ता ने किस अर्थ से किसी चीज का प्रवर्तन किया है। अर्थ शब्द से यहाँ पर हिंदी का मीनिंग अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ शब्द का अर्थ विषय, सब्जेक्ट। अधिकरणम नाम यम अर्थम यानी कि विषय अधिकृत्य, किस विषय को अधिकृत करके शास्त्रकार प्रवृत्त हुए उसे अधिकरण कहते हैं। तो शास्त्र अधिकरण, शास्त्र जैसे काश्यप संहिता ये स्त्री रोग के लिए, बाल रोग के लिए, तो ये शास्त्र अधिकरण है। स्थान अधिकरण, विमान स्थान ये दोष भेषज आदि के मान के लिए है, स्थान अधिकरण। अध्याय अधिकरण, दीर्घन जीवती अध्याय, दीर्घ जीवन कैसे प्राप्त हो उसके लिए है। प्रकरण अधिकरण, कौन से प्रकरण में क्या बात कही है, जैसे चरक सूत्र स्थान अध्याय 44 से आगे सामान्य विशेष का पूरा निरूपण है षट पदार्थों का, तो वो प्रकरण अधिकरण है। उसके पहले का पूरा आयुर्वेद अवतरण है। तो प्रकरण अधिकरण से कुछ चीजें समझ में आती है। फिर कुछ चीजें समझ में आती है श्लोक अधिकरण से, कौन सा श्लोक किस कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे मैंने काशी ने छरदनम दद्यात तमकेतु विरेचनम मेहेशु संतर्पणम एव कार्यम, या दोषेण भस्मेन एव अग्नौ छन्ने अन्नम न विपच्यते तस्मात् आदोष पचनात् ज्वरितान् उपवासयेत्, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 10 कि दोषेण भस्मन एव अग्नौ छन्ने अन्नम विपच्यते, कहाँ तक आपको लंघन चिकित्सा देनी है। ये सूत्राधिकरण समझे बिना आप नहीं समझ सकते। पूरे शरीर का आम पाचन यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, तो कोष्ठस्थ दोषों का आम पाचन अपेक्षित है, तब तक आपको लंघन चिकित्सा देनी है। उसके बाद शेष दोषों के पचन के लिए आपको लघुत्तम पाचक उष्ण जल का प्रयोग करना है, और फिर बाद में आपको पेयादिक्रम और औषधि देनी है। पूरे शरीर का आम पाचन होने तक आप यदि रुक जाओगे तो 8 दिन तक कंटिन्यूस लंघन ही देते रहना पड़ेगा, जो कि अपेक्षित नहीं है। कोष्ठस्थ आम पाचन और एक मिनिमम लेवल का आम पाचन ही वहां पर अपेक्षित है ज्वर में। तो ये अधिकरण नहीं समझोगे तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ होती चली जाएंगी। ओके, 1 मिनट बचा है हमारे पास। 10th अध्याय तो रह ही गया इस गड़बड़ में।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन बिटवीन द लाइन्स आप मुझे समझे होगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं समझाए तो ग्रुप इज ओपन फॉर डिस्कशन। 10th अध्याय से रिलेटेड जो भी कोई क्वेरीज हो, और सिर्फ अधिकरण से रिलेटेड या तंत्र युक्ति कंसेप्ट से रिलेटेड, बाकी की तंत्र युक्ति के बारे में आज मत पूछिएगा। सिर्फ अधिकरण तंत्र युक्ति या तंत्र युक्ति एज अ होल या चरक सूत्रस्थान 10th, इससे रिलेटेड जो भी कोई डाउट होगा आप पूछिएगा। सर आपने 5 बताए, शास्त्र, अध्याय, प्रकरण, सूत्र और वाक्य, यही है ना सर? सर आवाज आपका कट हो रहा है। सर आपने 5 बताए, शास्त्र, अधिकरण, अध्याय अधिकरण, प्रकरण अधिकरण, सूत्र अधिकरण, वाक्य अधिकरण, 5 हुए ना? स्थान ये रह गया, शास्त्राधिकरण, स्थानाधिकरण, शास्त्र, स्थान, अध्याय, प्रकरण, श्लोक। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच।